हमने एक दुबई से एक लड़की को रेस्क्यू करके, जिसको 35,000 दिरहम में बेच दिया था, अपने इंडिया के 70 लाख रुपए बनते हैं, उसको बेच दिया था। उस लड़की को हमने उसके घर फतेहाबाद सेफली पहुंचाया। 2-3 ऐसी स्टोरीज मैं आपको दिखा चुकी हूं जहां पर रेस्क्यू किया जाता है, कहीं पर एक लड़की को रेस्क्यू किया, कहीं पर एक लड़के को रेस्क्यू किया। ऐसी 2-3 स्टोरी मैं आपको दिखा चुकी हूं और आगे भी दिखाती रहूंगी। लेकिन उन स्टोरीज के अंदर एक नाम बार बार आ रहा था, जो था बुलंद उड़ान एनजीओ का। किसकी वो एनजीओ है, कौन उसको चलाता है, और उसके बारे में जब आपको मैं बताऊंगी तो शायद आप खुद एक बार हैरान जरूर हो जाओगे, क्योंकि वो है सिर्फ और सिर्फ एक 21 साल की लड़की, जो कि 5 साल की उम्र से ही एनजीओ में जुड़ गई थी, काम करने लग गई थी, समाज सेवा करने लग गई थी। चलो आपको दिखा भी देते हैं, ये देख लो भाई, ये है वो हमारी छुटकी अंजू वर्मा। जब मैंने इनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो कहती है महज 21 साल। मैंने कहा 21 साल, तो एनजीओ में कब से लगे थे? बोले 5 साल से। मैंने कहा बहन पैदा होते ही लग गई थी क्या? और ये तो वाकई में लग गई थी, 5 साल से ही लग गई थी। अच्छा, समझ कैसे आया? उस टाइम तक तो अगर बात करें तो बच्चे तो बस खेलने कूदने, तोड़ फोड़, मिट्टी खिलौने, इनमें रहते और आप एनजीओ से जुड़ गए। सो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं दौलतपुर गांव से ही हूँ, और मैं यहाँ के सरकारी स्कूल में जैसे मेरा एडमिशन हुआ फर्स्ट क्लास में, तो मेरी शुरुआत की एक छोटी सी स्टोरी बताऊं कि मुझे ना हमेशा कभी भी गलत का साथ में कभी भी नहीं देती थी, और जब भी मुझे लगता था कि कोई गलत है तो मैं उसे चाहे अकेले रहना पसंद करती हूँ, बट गलत के साथ नहीं। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि जिस क्लास में मैंने एंट्री की तो कुछ वहाँ पे लड़कियों का ऐसा सीन था कि हमें कुछ चीज या कोई चढ़ावा चढ़ाया जाएगा तो ही हम उनके साथ बात करेंगे। तो मैं वहां ना अकेले रहती थी। जैसे क्लासरूम में पहले, आज तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, लेकिन पहले लाइट नहीं होती थी दिन में, मेरे को अकेले क्लासरूम में बैठने को मिलता था। बाकी पूरी क्लास जो है बरामदे में खुले बैठती थी, क्योंकि उनको पता था भी इसका इनके साथ नहीं बनती। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी 5 साल की उम्र में। धीरे धीरे के गांव के गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ रही थी। 5वीं क्लास में जब मैं हुई, तब एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, जब ये सारा जो बुलंद उड़ान का है वो तब से शुरू हुआ। एक्चुअली आप सबको पता होगा कि समर वेकेशन होती है, 1 महीने की छुट्टियां होती है। 31 मई का वो दिन था जब मैं जब घर आई, बहुत खुश थी कि कल से आराम से उठूंगी और स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरे को दूर की रिलेटिव की एक लेडी घर पे आई हुई थी दिन में मिलने के लिए। तो उसने मुझे पूछा कि तुम इतनी खुश कैसे हो? तो मैंने कहा कि मैं पूरे मजे करूंगी, 1 महीने की पूरी छुट्टियां हैं। तो उन्होंने बोला एक काम करो ना, मेरे साथ चलो 1 महीना स्पेंड करने के लिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा वो पहला टाइम था जब मैं मेरे मम्मी पापा के अलावा किसी थर्ड पर्सन के साथ जा रही थी, और मुझे इतना अच्छा इसलिए लग रहा था, मैं उस टाइम ना अपने सपने लेने लगी थी कि जब कोई मेहमान हमारे घर आता है, कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है, तो हम उसको भुजिया बिस्किट सर्व करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं तो 30 दिन के लिए किसी के यहाँ मेहमान बनकर जा रही हूँ, मुझे रोज मेरे साथ पता नहीं कितना कुछ होगा, खाने पीने को मिलेगा और पूरा एंटरटेन किया जाएगा, पूरा 30 दिन वो भी मजे आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं वहां पे मैंने पूरा एक्साइटमेंट के अंदर, फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने एग्रीमेंट किया था कि तुम जा सकती हो वहां पे। मैंने फटाफट कपड़े पैक किए, 5 मिनट में, आज जहाँ की 5 दिन लग जाते हैं, मैंने पैक करके वहां जब पहुंची तो मैंने देखा कि शाम हो गई, कुछ हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट नहीं हुई अभी, ठीक है। मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो रात हो गई है, दुकानें वगैरह बंद हो गई होगी, गांव की जगह है, हो सकता है कल सुबह से लोग स्टार्ट करें, नया दिन इनका होगा। उनकी ना जॉइंट फैमिली थी, तो मैं पूरा रात को मैं सो गई आराम से। मैंने कल के दिन की एक्साइटमेंट की वजह से मैं सो गई थी। नेक्स्ट दिन ना सुबह 5 बजे मुझे उठा दिया गया। मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली है, मैंने देखा अरे अभी तो अंधेरा ही है, मुझे क्यों उठा दिया गया? तो मुझे पता चला, जैसे आज आपको पता होगा गाँव में ना आज भी अलार्म से नहीं, मंदिर मस्जिद की घंटियों से आजकल लेडीज उठती हैं। तो 5 बजे ना अनाउंसमेंट हो जाती थी और मुझे उठा दिया। तो मैं आंखें मसल रही हूँ, मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो सुबह ही नहीं हुई। तो बोले कि जाओ चाय बनाओ। अच्छा। मुझे बोला कि जाओ चाय बनाओ, तो मैंने बोला चाय, मैं तो कभी मुझे तो बिल्कुल नहीं आता बनाना। कहते कोई बात नहीं, आज तेरा सीखने का दिन है, ठीक है, आ जा, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगा कि शायद किसी के घर जाते तो कोई एक दिन का कोई रिवाज होता होगा सिखाने का, तो कोई बात नहीं, परसों करेंगे, वैसे पूरा 1 महीना है मेरे पास। तो मैं जो ख्याल अपने मन में चल रहे थे, उन्होंने मेरे को सुबह चाय बनाने से लेकर रात को 10:30 बजे तक के बीच में जो गैप होता है वो अलग है। रात को 10:30 बजे तक झूठे बर्तन धोना कैसे धोए जाते हैं वो सिखाते गए। तो उन्होंने पूरा दिन मेरे से काम करवाया, और जब उन्होंने पूरा काम करवा लिया 10:30 बजे, मुझसे उन्होंने पूछा कि सीख गई क्या? तो मैंने दिमाग पहली बार लगाया उस टाइम। मैंने सोचा कि जब हम देखते हैं, सुनते हैं, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये कह दूंगी कि सीख गई हूँ तो हो सकता है कल नहीं सिखाएंगे और कल फुल एंजॉय करने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने एक प्यारी सी स्माइल की, मैंने कहा सब सीख गई।
हाँ। ठीक है, और मैं सो गई 10:30 बजे के बाद खाना खाने के बाद। सुबह मॉर्निंग में सेम डे अगले दिन 5 बजे उठा दिया, बोला सीख तो गई अब चाय बना। Same ठीक है, time और पे। 3-4 दिन तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा साथ मिलके बताते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था जब मेरे को खुद को उन्होंने सौंप दिया था। अच्छा, एक सवाल और बीच में, कि पूरी ज्वाइंट फैमिली के लिए जो आप अकेले करते हैं, Yes. या सब मिलके करवाते थे? मिलकर 5-6 दिन तक करवाया, उसके बाद में मुझसे करवाते थे। खुद वो लोग बेड पर बैठ जाते थे, टीवी देखते थे सारा दिन, या फिर खेतों में जाके उनकी मिर्चें लगती थी, मिर्चें तोड़ने के लिए जाते थे। मुझसे ही काम करवाया जाता था, ना कि सिर्फ घर का काम। जब मेरा लंच ब्रेक का टाइम होता था तब वो ऑयल गर्म करा के मुझसे बॉडी मसाज भी करवाते थे। ओह माय गॉड। फिर उसके बाद मेरे 20 दिन मेरे वहां बीत गए इन सब चीजों में। कोई कनेक्शन नहीं था, ना मेरे पास मोबाइल फोन था कि एक्सक्यूज मी कह के साइड में जाके बात कर लूं। उनके पास छोटा मोबाइल होता था। जब फोन आता था मेरे 1 हफ्ते से, तब वो पहले ही बोल देते थे फोन देने से पहले कि जब पूछे ना मन लग गया क्या, तो बोलना मन लग गया। ठीक है, और मैं मतलब कुछ नहीं बोल पाती थी। मेरे साथ ऐसा हो चुका था, मैं एक डिप्रेशन में जा चुकी थी कि रात को ना मतलब आप यकीन नहीं मानोगे 12-12 1-1 बजे ऐसे उठती थी कि जैसे ये लोग मेरा गला और दबा देंगे, बस यही बाकी बचा हुआ है, बाकी सब कुछ तो वो कर दिया। उसके बाद में जब भी कोई जागरण वगैरह होता था, इधर उधर कभी लेके गए, तो मैं गाड़ी के नंबर और ऐसे देखती थी कि कोई दौलतपुरी आसपास की कोई गाड़ी दिख जाए, मैं डिग्गी में चली जाऊंगी मेरे घर तक, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। मतलब मुझे ऐसा लगता था, आप सब लोगों को पता होगा ना कि अपना भारत का भी गुलाम हुआ करता था, है ना। 1947 में आजाद हुआ, लेकिन गुलामी किसी ने महसूस तो नहीं करके देखी ना। लेकिन मैंने वो 20 दिन महसूस करके देखी कि गुलाम जब होते तो कैसा महसूस होता है। एंड वो मेरा टाइम था। देन उसके बाद में कुछ एक और इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मतलब हुआ नहीं बट होने वाला था। जो मेरे अंकल थे वहां पे जो रह रहे थे रिश्तेदारी में, एक रात को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जब लाइट, एक रूम की जो लाइट फ्यूज हो गई, और लाइट फ्यूज होने के बाद में मुझे उन्होंने एक अंकल जो थे, लगभग उनकी उस टाइम उम्र 22-23 साल होगी, तो उन्होंने बोला कि रात के लगभग 8 बजे थे कि लाइट लेके आनी है, जो हम बल्ब कह देते हैं। तो जैसे आप, हमारे कल्चर है कि कोई बच्चा घर पे होता है तो हम बच्चे को साथ ले जाते हैं छोटी मोटी मार्केट में, तो उन्होंने मुझे आवाज देके चले गए कि चलो मेरे साथ। और मेरे को लगा कि चलो इस जेल से मुझे कम से कम 2-4 मिनट भी सांस मिलेगी तो मेरे को बहुत अच्छी बात है, और कम से कम चीज खा नहीं सकूंगी बट मैं देखकर ही मेरे को सुकून मिलेगा। ये 21वें दिन की बात, लगभग 20वें दिन की रात को बात है, 8 बजे की। जब हम वापिस आ रहे थे चीज लेने के बाद, तो मैं वहां पे मेरे पापा की बुआ की लड़की के साथ होती थी, जो कि मेरी बुआ लगेगी मतलब रिश्ते में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम आज ना ही काम करना, आज मेरी चारपाई पे सो जाना, ठीक है। तो जब तुम्हें कोई उठाए तो तुम उठना मत, ऐसा लगना चाहिए कि तुम सो चुकी हो। तो मैं उस टाइम 9-10 साल की थी, 9.5 साल की। समझ में नहीं आती है बच्चे को ना कि ये कहना क्या चाह तो रहे मैंने बोला कि क्यों, तो उन्होंने बोला कि हम गेम खेलेंगे। तो मेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया है कि चिड़ी उड़, तोता उड़, सांप सीढ़ी, ठीक है। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं आ रही थी, मैं पूरा सोच रही थी कि आज रात को गेम खेलूंगी। तो उन्होंने बोला कि किसी को बताना मत। तो मैंने कहा क्यों? कहते कि सारे तेरे दुश्मन है, देखो सारा दिन तुमसे काम करवाते रहते हैं और तुम्हारे बिल्कुल नहीं सोचते, है ना। मतलब सिंपैथी देना स्टार्ट कर दिया मुझे। तो मुझे लगा कि यही है मेरा जो सोचता है मेरे बारे में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम आराम से मेरी उस पे सो जाना, चारपाई पे। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मैं अपने दिल, जैसे कहते हैं ना लोग ना, अपने खुद को पहले दोस्त बनाओ दूसरों को बनाने से पहले। तो मैं बचपन से ही पता नहीं क्यों मैं मेरे दिल को ना शिवम कहती हूँ, मेरे दिल का नाम रख रखा है मैंने। तो मैं अकेले से बात करती हूँ, मैंने क्या ठीक किया, क्या आज और नई चीजें करनी है, तो खुद को कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। तो जब लगभग खाना वगैरह खा के 10:30 का टाइम हुआ उसी दिन रात को, तो मैं तो पूरा एक बार रेडी थी, हैप्पी थी मैं वहां जाके सोने के लिए। हाँ, और उसके बाद में ना मेरे अंदर से ना मतलब हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्यों हो रही है। उसके बाद में मैंने खुद को मतलब ट्राई किया कि मैं जाके वहां सोऊं, लेकिन मेरे को इतनी ज्यादा हार्ट बीट फास्ट हो गई कि मेरे ना पूरी बॉडी में पसीने आने लग गए। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे चक्कर आएगा अभी, ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो मतलब मेरी इतनी ज्यादा तबीयत मतलब ऐसे खराब होने लगी कि मुझे लगा कि जो पास में चारपाई में वहीं सो जाऊं। तो उसी लाइन में सबसे पहले जहां मैं ऑलरेडी सोती थी हमेशा, उन्हीं की चारपाई पे सो गई। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे पूछा कि तुम सोई क्यों नहीं, तो कहते कोई ना आज सो जाना रात को, ठीक है। तो मैंने वहां ना कुछ नहीं बोला। मेरे अंदर से एक ये चीज आई कि तुम्हें ना ये बात शेयर करनी चाहिए। हालांकि एक तरफ मुझे लग रहा है कि इस बात में दम ही नहीं है, मैं शेयर क्या करूं। तो फिर ना मेरे जो मतलब वो लड़कियां थी जिनके मैं साथ सोती थी, या और जो वो थे, उनके बड़े भाई की भी शादी हो चुकी थी, तो चाची भी मेरी लगती है, वो बाहर के रूम में ना सिलाई कर रही थी। तो मैं वहां गई उनके पास में, तो मैंने उनको ना हंसते हंसते बताया कि ऐसे ऐसे ना रात को मुझे बोला इन्होंने, चाचा ने गेम खेलेंगे ये वो, ये तो किसी को बताना मत, रात को मेरे चार। तो गेम मुझे तो समझ नहीं आया था, लेकिन वो गेम क्या था वो उनको अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि वो 23-24 साल की और मैरिड थी एक। तो उन्होंने क्या किया, जैसे आजकल तो बंद कोठियां बनती है, पहले क्या होता था दरवाजा होता था बाहर की साइड, तो बाहर के दरवाजे में हम लोग थे।
वो लोग तुरंत मेरी बात सुन के तुरंत अंदर आ गई। लड़का अंदर बैठा था, उसके थप्पड़ पे थप्पड़ लग गए मारने के लिए। मैं कुछ सेकंड बाद वहां पे आई, वहां एक पिलर था, पिलर के पास खड़ी तमाशा देख रही थी। एक्चुअली हो क्या रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं करूंगा, मुझे गलती होगी। आगे वाले वो लोग इसको बोल रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं रिश्तेदारी का मामला था, कितना बड़ा मैटर था, तुम्हें शर्म नहीं आई, बहुत सारी चीजें इस तरीके से हो रही थी। गेम मुझे उस टाइम भी समझ नहीं आया था, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आ गया था कि जो भी गेम खेला जाने वाला था मेरे साथ, वो बहुत ही खतरनाक गेम खेल होता और मेरी जिंदगी शायद बर्बाद हो जाती। उसके बाद में उन लोगों को ये नहीं था कि वो मेरे को सपोर्ट करे। उसके बाद में जैसे उन्होंने पशु रख रखी थी, तो पशुओं के लिए जब गोबर डालने के लिए जाते थे मुझे लेके जाते थे साथ में, वो बट्ठल के लिए, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए, बट्ठल डाल के लेके जाते थे। तो मुझे अलग से उन्होंने अपने प्लाट में ले जाके मुझे धमकाया भी कि ये बात यदि तुमने किसी को बताई उनकी बहनों ने तो तुम देख लेना फिर क्या वो चीज होगी। तो मुझे इतना ज्यादा वो चीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद में मेरे पापा वहां पे कोई काला पीलिया का झाड़ा डालते हैं, तो वहां मेरे पापा मेरे पड़ोस में कोई लेडी थी, उनको झाड़ा डलवाने के लिए लेके गए थे। तो हमारे कल्चर है जब भी हम किसी जगह जाते हैं तो वहाँ कोई रिलेटिव है तो जरूर मिल के आएंगे। तो वो तो वहां पर थे तो बेटी है तो हाँ, जरूर तो मिल के आएंगे। और उनकी मेरे पापा के अकॉर्डिंग तो मैं 8-9 दिन और रहूंगी वहां, ठीक है। तो मेरे पापा आए, पापा को आते देखते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने पापा को बताया मैं पापा घर जाना है। मैंने सिर्फ ये बोला कि मुझे घर जाना है। तब उन्होंने कहा कि क्यों? मैंने कहा पापा मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वहां सब लोगों के सामने नहीं आप बता सकते, पहले आपको सेफली निकलना पड़ेगा वहां से। तो मैंने बोला मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। पापा आगे से कहते कि कोई ना कल मेरा एक और चक्कर लगेगा, तेरी नोटबुक पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। मतलब पापा को नहीं आइडिया है कि एक्चुअली क्या हो रहा है मेरे बेटे का। ये देख के मेरी आंखों में और ही ज्यादा आंसू आ गए। मैंने बोला कुछ भी हो पापा, मुझे अब घर ही जाना है, चाहे कैसे भी करके। मैं घर आ गई। घर आते ही मैंने पानी भी नहीं पिया, मैंने मेरी मम्मी को मेरे घर पे सारी बातें बताई। और उसके बाद में मेरी मम्मा ने मेरा स्टैंड लिया, फोन करके उनको बहुत ज्यादा डांटा। जो इंसान यहाँ महीने में, क्योंकि पास में ही है, महीने में 10 चक्कर काटते थे नॉर्मली, वो इंसान कभी आया ही नहीं बाद में। और आज भी आता है ना तो नजर नहीं मिला पाता, ऐसा हालात हो गए। चलिए, तो वहां से फिर आपके साथ जो हुए इस इंसिडेंट से आपको सीख क्या मिली? मैं जब घर आई तो मैंने धीरे धीरे आके कुछ भूल गई थी, मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा, मैं मतलब कुछ महीने बाद भूल गई। जब मैंने स्कूल में मैंने देखा कि कुछ लड़कियां ना, मैं क्लास की हमेशा मॉनिटर रही हूँ, कुछ लड़कियां जो है होमवर्क कंप्लीट नहीं करके आती थी। तो मैंने एक दिन मजाक में बोल दिया कि मार खाने में मजा आता है क्या, काम कर लिया करो, ठीक है, स्कूल का। तो उन्होंने बोला कि तुम तो ना घर पे ना लाडली बेटी की तरह पलती हो, तो तुम्हें ना ये सब पता नहीं है। हमारे माँ बाप ने ना दूसरों की खेती ठेके पे ले रखी है और वो काम करने जाते हैं, सारा घर का काम हमें करना होता है। और तुम्हें पता है हम अंधेरे ही उठ जाते हैं, ठीक है, आप लोग तो तैयार होके यहाँ आ जाते हो। और कहते हैं हम किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाए ना तो कहते हैं कि तुम ही पढ़ने बैठ जाओ तो घर का काम कौन करेगा। तो जब उन्होंने ये बातें बोली ना, बोले ज्यादा हमें समझाना, हमें भाषण मत दे, समझा रहे तो मेरे माँ बाप को समझा। तो वो चीज ना मुझे फिर से याद आ गई जो मेरे साथ 20 दिन हुई, ठीक है। तो मुझे ये चीज हुई कि मेरे साथ तो 20 दिन, और वो भी रिलेटिव के यहाँ हुई है। मैं तो चल आ सकती थी, इनके तो खुद के घर पर ये सब चीजें हो रही है। तो वो चीज मेरे को बहुत धक्का हुआ। मेरे घर से हालांकि स्कूल का ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ना फिल्मों में वो बैक स्क्रीन चलता है, तो वो सेम मेरे साथ चल रहा था कि जाके मेरे माँ बाप को समझाओ, हमें भाषण मत दो। वो चीजें मेरे को सारी याद होगी वैसे की वैसी। मैं घर पे झूठ बोल के मैं ग्रुप स्टडी करने जा रही हूँ, मैं उन लड़कियों के घर पहुंची, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। अगले दिन मैंने एक तरीका अपनाया कि जब भी किसी को कुछ बोलना हो ना, पहले तारीफ करो, ठीक है। तारीफ करोगे तो आपका नींव बन जाएगा, वो सुनेंगे आपको। अब जाती कहोगे तुम ये क्या कर रहे हो तो वो नहीं सुनेंगे आपको ना। तो मैंने पहले दिन तो पानी भी नहीं पूछा उन्होंने मेरे को। जब सेकंड डे दोबारा मैं गई तो मैंने उन लोगों को बोला भी ऐसे ऐसे करके है, और मैंने कहा अंकल जी आप तो कितने अच्छे हो, आपके बच्चे स्कूल तो जाते हैं, कई ऐसे इंसान होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो गए, तुम इम्प्रेस हो गए। बोला आराम से, बोला बेटा भुजिया मंगाऊं क्या, ठीक है। पहले दिन तो चाय पानी का स्वाद नहीं था उनका। उसके बाद में मैंने एक चीज पे फोकस किया, मेरे दिल ने ये बोला कि यहाँ इनको समझा दिया, यहाँ तक सही नहीं है, ठीक है। मैंने उनको पीटीएम पे इन्वॉल्व किया। गवर्नमेंट स्कूल में पीटीएम को लोग हल्के में लेते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैंने पीटीएम पे इन्वॉल्व किया। जब उनके पेरेंट्स ने पीटीएम पे आए ना, मुझे मेरे पेरेंट्स का वो नहीं था कि आए या ना आए, लेकिन उनके पेरेंट का था। जब पहली बार वो पीटीएम पे आए ना, उन्होंने देखा कि बाकी के पेरेंट्स को बोला जा रहा है आपके बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, और उनकी बेटियों की जब बात आई तो बोला कि तेरी बेटी नालायक है, कुछ नहीं आता। तो वो एक मेल, एक बाप है, उसको बहुत हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ, ईगो हर्ट हुई कि गाँव के लोगों को बोल रहे हैं भी आपकी बेटी ये बनेगी वो बनेगी, मेरे नालायक। कहता कि मेरी बेटी
भी हाथ पैर मुंह सब कुछ है, तो मेरी बेटी नालायक क्यों रहेगी। उसी दिन से उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आप मेरे साथ खेत में नहीं जाओगे, आप घर पे रहोगे, खाना वगैरह बनाओ, सब कुछ करो, बच्चों को पढ़ने दो। मतलब आपने फर्स्ट इनिशिएटिव जो है अपने स्कूल से ही लिया, अपनी क्लासमेट से हाँ जी। लिया, और करते करते आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मैं अवार्ड्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है। डॉक्टर मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, मनमोहन जी से लेकर काफी अवार्ड्स मेरे को मिल चुके हैं, एंड काफी बुक्स भी पब्लिश हो चुकी हैं। बट सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रिसेंटली हुई थी, हमने एक दुबई से एक लड़की को रेस्क्यू करके, जिसको 35,000 दिरहम में बेच दिया था, अपने इंडिया के 70 लाख रुपए बनते हैं, उसको बेच दिया था। उस लड़की को हमने उसके घर फतेहाबाद सेफली पहुंचाया, वो हमारी अब तक की सबसे बड़ी अवार्ड है। जी हाँ, बिल्कुल। और उस लड़की की स्टोरी भी हमने आपको दिखाई थी, और उस जितनी भी हमारी स्टोरीज है, जिस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, जिस तरह से अपने घरों में पहुंचाया जाता है, जिस तरह से सबसे बड़ी बात की जिस हालत में वो लोग होते हैं, वहां से उनको काम डाउन करना, उनको शांत करना, उनको समझाना बुझाना और फिर यहां तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। और उम्र सिर्फ 21 साल। तो ये जज्बा कहीं ना कहीं आया तब जब अपने ऊपर भी थी, जब अंजू को खुद पता चला कि उसके साथ जो गलत हुआ है, तो इस दुनिया में तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस हद तक गलत होती है कि उनके तो अगर हम लेवल भी मैच करना चाहे तो वो भी मैच नहीं हो पाते, वो इस तरह से जो है परेशान होती है। तो ऐसे में अंजू ने इनिशिएटिव लिया उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, और आज ये जिस मुकाम पे है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अंजू की स्टोरी आपको कैसी लगी, और क्या आप भी चाहते हैं कि अंजू के साथ जुड़ के इस तरह से आप काम करना, तो आप भी इनके साथ जुड़ सकते हो। इनका नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा। पर्सनली अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो दौलतपुर गांव में आइए और अंजू से, किसी से भी पूछ लीजिए, बच्चे से भी पूछेंगे ना कि अंजू वर्मा के घर जाना है जो एनजीओ से जुड़ी हुई है, तो आपको इसके घर तक छोड़ के जाएंगे। चलिए, अंजू की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और मुझे तो पर्सनली अंजू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी मेरी शादी होने वाली है 11 मार्च को, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ हरियाणा की बेटी थी, अभी मेरा 3 राज्य पर कब्जा होने वाला है। हरियाणा और यूपी के वो हैं, और केरला हम शिफ्ट होने वाले हैं। क्या बात है भाई। तो जितनी जल्दी हो सके मिल लीजिए अंजू से, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको मौका ना मिले और आपको केरला जाना पड़े इनसे मिलने के लिए। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और फटाफट से जो है कमेंट जरूर कर दो अच्छे अच्छे कि कैसी लगी आपको अंजू की स्टोरी।